अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। सो मेडिकली जो है इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। उर्दू में हम अक्सर इसको कहते हैं कि कंधा जाम हो गया है या कंधे का जाम हो जाना। तो थोड़ा-सा हम शोल्डर जॉइंट को समझते हैं ताकि हमें इस कंडीशन की बेहतर समझ आए। तो नॉर्मली इसको ये जो जॉइंट की टाइप है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है? इस जॉइंट की मोबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि अगर आप देखें तो हम अपने बाजू को बहुत सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। हम आगे-पीछे स्विंग कर सकते हैं, थोड़ा-सा बैक की तरफ टर्न कर सकते हैं, फ्रंट की तरफ टर्न कर सकते हैं, गोल-गोल घुमा सकते हैं। तो ये नॉर्मली एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट होता है, ठीक है? तो इस जॉइंट के बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं कि 3 बोन्स से ये बनता है और इसके ऊपर मसल्स होती हैं। इस जॉइंट के अराउंड एक कैप्सूल होता है, ठीक है? जो उसको स्टेबल रखता है। अब जब फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, तो होता ये है कि ये जो शोल्डर जॉइंट है, उसकी जो कैप्सूल है वो थिक हो जाती है, टाइट हो जाती है और समझो कि एक तरह से ये जॉइंट लॉक हो जाता है। जिस तरह इसको मूव करना चाहिए, ये उस तरह से मूव नहीं हो जाता, ठीक है? टाइट हो जाता है उसका कैप्सूल। और उसमें एडहेजन्स बन जाती हैं, उसके अंदर जो पानी होता है, जो उसकी मूवमेंट को बेहतर करता है, वो भी कम हो जाता है। और शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट अगर आप करें अपने शोल्डर की, तो वो पेनफुल होती है, एक अकड़ाव महसूस होता है और आप नहीं मूव कर पाते अपना बाजू, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है पेशेंट्स के लिए, वो बहुत तंग होते हैं, वो अपनी डे टू डे लाइफ़ की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते और बहुत सारे पेशेंट बहुत परेशान होके डॉक्टर के पास आते हैं इस इश्यू को लेके। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें जॉइंट की मैंने तस्वीर डाली है। यू कैन सी कि इस तरह ऊपर एक टाइटनेस बन जाती है, ठीक है? जिसकी वज़ह से ये जॉइंट नहीं हिलता। अब ये क्यों होता है, किन लोगों को होता है, इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। किसी भी वजह से अगर आपका शोल्डर लंबे अरसे के लिए मूव नहीं हुआ, वो वजह क्या हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने कास्ट पहना हुआ था, ठीक है? स्लिंग में आपका बाजू था और आपको मना था किसी फ्रैक्चर की वजह से या जो भी है कि बाजू कुछ देर ऐसे ही रहना है, तो उन लोगों में रिस्क देखा गया है कि ज़्यादा है। फिर ये कि अगर उनके शोल्डर पे ही कोई सर्जरी हुई हुई है या किसी भी वजह से वो लंबी देर उन्होंने अपना जॉइंट नहीं हिलाया, तो इन लोगों में फ्रोज़न शोल्डर का इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। फिर कुछ मेडिकल और साइकियाट्रिक कंडीशंस हैं जैसे कि शुगर की बीमारी, थायरॉइड के मसाइल, डिप्रेशन, हार्ट के इश्यूज़, ख़ास तौर पे जो लोग जो हार्ट से रिलेटेड जिनकी सर्जरीज़ हुई हुई हैं, इवन उनमें भी और उसमें इट्स रियली कॉमन। फिर ये कि एज भी एक फैक्टर है, 40 टू 60 की एज या इससे अबव ओल्डर एज जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। औरतों में देखा गया है कि ज़्यादा इंसिडेंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आदमियों को नहीं हो सकता, दोनों को होता है। लेकिन जनरली रिसर्च ये कहती है कि औरतों में इसका ज़्यादा इंसिडेंस है। फिर ये कि हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, रॉन्ग पोस्चर, फिर कुछ होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी इसका रिस्क देखा गया है। फिर जो मैस्टेक्टमी हुई होती है, ख़ास तौर पे जिन लोगों को छाती का कैंसर होता है, उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन होता है, उसके बाद भी देखा गया है कि ये हो सकता है। सो सिम्पटम्स क्या हैं? बेसिकली शोल्डर में दर्द रहती है, अगर हिलाएँ तो ज़्यादा दर्द होती है, ख़ास तौर पे रात के वक़्त बहुत ज़्यादा दर्द होती है और जनरली ये देखा गया कि उस करवट में पेशेंट नहीं सो पाता, उसको बहुत दर्द होती है और अगर गलती से वो उस तरफ करवट ले ले तो वो शायद उस दर्द से जाग जाए, उसको इतनी दर्द होती है। फिर ये कि हल्का-सा कोई उनके शोल्डर को टच कर दे, वो तंग होते हैं, दर्द होती है उन्हें। फिर आम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कपड़े बदलना, बालों को ब्रश करना वग़ैरह, इस तरह की चीज़ें भी वो नहीं कर सकते। अगर ऊँचाई पे कोई चीज़ पड़ी है, जैसे कि किसी कैबिनेट में या शेल्फ़ पे कोई चीज़ पड़ी है, तो ऊपर हाथ करके वो उसको नहीं पकड़ पाते हैं, उनको तकलीफ़ होती है। तो दिस इज़ वेरी अनोइंग एंड वेरी पेनफुल और कॉमनली मरीज़ इन्हीं शिकायत के साथ आपके पास आएगा। तो उसके बाद ये कि इसकी 3 स्टेजेज़ हैं फ्रोज़न शोल्डर के सिम्पटम्स, ठीक है? तो देयर इज़ फ्रीज़िंग स्टेज, फ्रोज़न स्टेज एंड थॉइंग स्टेज। तो रफ़ली आप समझ लें कि 2 से 9 महीने आपका शोल्डर इस पहली स्टेज में होता है। अभी ये अकड़ाव की तरफ जा रहा है, दर्द होती है, लिमिटेशन होती है, लेकिन ये ग्रेजुअली वर्स होती है। फिर आता है फ्रोज़न स्टेज। फ्रोज़न स्टेज में तो बहुत ही काम ख़राब होता है, बिल्कुल भी मरीज़ अपना बाजू नहीं हिला पा रहा होता, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ये तकरीबन 4 मंथ्स टू 12 मंथ्स रहता है।
फिर आती है फाइनल स्टेज जो कि थॉइंग स्टेज है। इसमें आहिस्ता-आहिस्ता सिम्पटम्स इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं और ये तकरीबन 5 मंथ्स से 24 मंथ्स में कोई भी रेंज हो सकती है। ये भी देखा गया है कि अगर आप किसी किस्म की मेडिकल इंटरवेंशन ना भी करें तो तकरीबन डेढ़ साल के अंदर ये बेहतर हो जाता है। किसी के केस में ऐसे नहीं होता लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये भी हो जाता है। तो लेकिन ज़ाहिर अब इतनी देर, इतने लंबे अरसे के लिए आप इतनी अज़ियत में तो नहीं रह सकते। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन इज़ फिज़ियोथेरेपी, ठीक है? या फिज़िकल थेरेपी। फिर ये कि दर्द के लिए यू कैन टेक पेन किलर्स। फिर ये कि जोड़ में लगने वाले इंजेक्शन भी होते हैं स्टेरॉइड के, वो भी लग सकते हैं। फिर जोड़ में ही एक और इंजेक्शन होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोडायलेशन प्रोसीजर, उस पे हम अभी बात करेंगे थोड़ी-सी, वो भी हो सकता है। फिर एक और चीज़ है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया एंड फाइनली उसका सर्जिकल हल। सो अब वन बाय वन इन पे बात करते हैं। तो मेरे ख़्याल से सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है फिज़ियोथेरेपी, ठीक है? तो पेशेंट की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के लिए। तो क्रॉनिक इशू है ये, मरीज़ अगर ये समझता है कि डॉक्टर एक दवाई देगा और 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। ये इशू क्रॉनिक है और इस चीज़ को पेशेंट को एक्सेप्ट करना होगा कि आराम से ये ठीक होगा। अपनी एक्सपेक्टेशंस को उस हिसाब से एडजस्ट करें। पेन किलर सिर्फ़ वक़्ती तौर पे आपको आराम देंगे, लेकिन ये इलाज नहीं है, ठीक है? पेशेंट को वरी भी नहीं करना, उसको हमने ये कहना है कि इस जोड़ को कोशिश करें कि जब तक आपको बहुत दर्द नहीं होती, इसको स्ट्रेच करते रहें, इसकी एक्सरसाइज़ करते रहें। फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ इनको आप रेफ़र करें। फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज़ेज़ बताएँगे, करवाएँगे भी, बताएँगे भी जो आपने उस पे अमल करना है डे टू डे एक्टिविटीज़ में। फिर एक कॉमन टिप ये भी डॉक्टर देते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सोफ़े पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो अपने बाजू को अपने साथ जोड़ के रखने के बजाय एक तकिया या कुशन रख लें ताकि आपकी आर्मपिट थोड़ी-सी खुली रहे, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप बिल्कुल डर के खौफ से हिलना छोड़ देंगे ना, ये जोड़ बिल्कुल नहीं हिलाएँगे तो ये प्रॉब्लम और वर्स हो जाएगी, ठीक है? फिर दूसरी बात ये भी समझने वाली है कि अगर आपको जिस पॉइंट पे दर्द होती है ना, उससे ज़्यादा भी जोड़ को नहीं हिलाना क्योंकि उससे भी फिर पट्टे जो है ना वो खिंच जाते हैं दर्द की वज़ह से, तो उससे भी इश्यू ज़रा वर्स हो जाता है। बहुत ही मॉडरेट एक्सरसाइज़ करनी है लेकिन हिलाते रहना है इस जोड़ को। तो फिज़ियोथेरेपी को अक्सर लोग समझते हैं कि ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें, फ्रोज़न शोल्डर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास मुख्तलिफ़ टेक्नीक्स होती हैं, मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, जो आपके जोड़ की मोबिलिटी को बेहतर करती हैं। ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि इसमें गर्म टकोर से ज़्यादा बर्फ़ की टकोर ज़्यादा हेल्प करती है, इसको आइस पैक कहते हैं, ठीक है? तो 2 से 3 मिनट आप इसको आइस पैक करें और फिर अपनी एक्सरसाइज़ शुरू करें। तो इसमें मैनुअल थेरेपी भी होती है और इलेक्ट्रिकल थेरेपी भी होती है, ठीक है? तो मोबिलाइज़ करते हैं जॉइंट को, उसको ट्रैक्शन कहते हैं। उससे ये होता है कि ये सर्टिफ़ाइड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ही करते हैं, जिसको जॉइंट के बारे में इल्म होता है एग्ज़ैक्टली, ये आप खुद नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि वो इस तरह से ज़ोर लगाते हैं कि जॉइंट में थोड़ी-सी स्पेस बन जाए और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको मूव कर सकें। एंटीरियर, पोस्टीरियर ग्लाइड्स होती हैं, जो प्रोफ़ेशनल्स करते हैं और फिर वो आपको एक्सरसाइज़ेज़ सिखाते हैं, जैसे कि वॉल क्लाइंबिंग, शोल्डर व्हील, टॉवल स्ट्रेच वग़ैरह। तो फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि इलेक्ट्रिकल थेरेपी भी उनके पास होती है, उसमें हॉट पैड, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपके केस के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। ईएमएस एक चीज़ है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। उसमें ये है कि वीक वीक से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हैं ऑफ द अफेक्टेड एरिया, वहाँ पे जो स्वेलिंग और पेन है उसको वो हेल्प करता है। फिर एक चीज़ है टीईएनएस टेंस, उसको ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है, ये भी एक तरह की इलेक्ट्रिकल थेरेपी है। उसमें भी पेन और इन्फ्लेमेशन और मसल स्पैज़म वगैरह बेहतर होते हैं। तो इसमें ये है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट जो आपको कहता है ना, उसको वैसे ही करें, उसी तरह करें और जब वो आपको दोबारा वापस बुलाता है, तो उस फ़ॉलो-अप को भी फ़ॉलो करें, ठीक है? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू मूव दिस जॉइंट, ठीक है? ये कुछ मिसालें हैं एक्सरसाइज़ेज़ की जिसमें ख़ास तौर पे ये जो वॉल क्लाइंबिंग वाली है ये बहुत अच्छी है। इसमें ये आप देख रहे हो कि ये जो ब्लू इमेज है ना नीचे वाली,
उसमें ये होता है कि पेशेंट अपने सामने एक दीवार की तरफ अपने हाथ को पॉइंट करता है और आहिस्ता-आहिस्ता फिंगर बाय फिंगर उसको ऊपर करता चला जाता है जहाँ तक उसको दर्द नहीं शुरू होती, ठीक है? तो रोज़ इस एक्सरसाइज़ को करें और भी बहुत सारी हैं। तो ये आपकी जस्ट इंटरेस्ट के लिए मैंने थोड़ी-सी तस्वीरें डाली थी। यू कैन सर्च दिस इन डिटेल। पेन किलर जैसे कि मैंने कहा कि एनसेड्स हो सकते हैं, ऊपर लगाने वाले जेल भी हो सकते हैं, खाने की दवाई भी हो सकती है, स्टेरॉइड दवाई भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें इलाज नहीं है। जब तक आपके ये ब्लड में है, तब तक दर्द से आराम है, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है? इट्स अ सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट। फिर ये कि स्टेरॉइड के टीके लग सकते हैं जोड़ के अंदर, ये डॉक्टर लगाते हैं और इसमें आपको वक़्ती तौर पे थोड़ा-सा आराम आ जाता है। हाइड्रोडायलेशन एक टेक्नीक है, उसमें बेसिकली ये होता है कि एक इंजेक्शन में थोड़ा-सा सलाइन लेते हैं, 50 सीसी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी-सी सुन्न करने वाली दवाई भी होती है और थोड़ा-सा स्टेरॉइड भी होता है। इसको जोड़ के अंदर लगाते हैं और वो इस तरह करते हैं कि थोड़ा-सा ये फूल जाता है जोड़ को स्ट्रेच करता है और थोड़ा-सा कैप्सूल जो टाइट हुआ हुआ है ना उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट करता है और थोड़ा-सा जोड़ में मोबिलिटी आ जाती है। ये जिन लोगों को ज़्यादा इश्यू होता है वो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर ये कि अगर किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा तो ये भी एक ऑप्शन है। ये आम तौर पे नहीं होती, सिर्फ़ मैं आपको एजुकेट करने के लिए बता रही हूँ। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। इसमें बेसिकली पेशेंट को सुन्न करते हैं, बेहोश करते हैं और उस बेहोशी में ही उसके जोड़ को अच्छी तरह हिलाते हैं हर डायरेक्शन में ताकि वो जो स्कार बना हुआ है, जो अकड़ाव बना हुआ है कैप्सूल के अराउंड वो थोड़ा-सा ब्रेक हो जाए और शोल्डर की मूवमेंट बेहतर हो जाए। फाइनली फिर आ जाता है सर्जिकल इंटरवेंशन। ये बिल्कुल लास्ट रिज़ॉर्ट है, ये शायद ही कोई कराता है। सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रही हूँ। उसमें फिर यही है कि वो जो टाइट कैप्सूल है, उसको रिलीज़ करते हैं और शोल्डर की मोबिलिटी वापस रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। रिकवरी इसकी स्लो है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर लें। अगर आप फिज़ियोथेरेपी की एक्सरसाइज़ेज़ करते रहेंगे और अपने सेशंस लेंगे, तो आप जल्दी ठीक हो जाएँगे, आपको बेहतर महसूस होगा। लेकिन इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स, साल भी लग सकता है। प्रिवेंशन ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इश्यू हो ही ना, तो मेक श्योर कि आप इस जोड़ को हिलाते रहें। आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज़ एक हिस्सा बना लें और उसके अंदर शोल्डर एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूर शामिल करें, ठीक है? उससे ये होता है कि आपका जॉइंट फ्लेक्सिबल रहता है और अकड़ाव नहीं आता, ठीक है? प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइज़ेशन अगर हो किसी भी वजह से तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी मोबिलिटी रीगेन करें, ठीक है? अगर आप डायबिटिक हैं, आपको थायरॉइड के मसाइल हैं, हार्ट के इश्यूज़ हैं, व्हाटएवर ये भी जो रिस्क फैक्टर्स में से कुछ है, तो अपनी इन कंडीशंस को सही तरह मैनेज करें। अपनी शुगर को कंट्रोल करें, थायरॉइड को कंट्रोल करें, हार्ट मेडिकेशंस हर चीज़ अपनी अपनी फ़िटनेस को ऑप्टिमाइज़ करें, तो उम्मीद है कि ये चीज़ नहीं होगी। तो कंक्लूज़न यही है कि ये एक मुश्किल मरहला है, दर्द होती है, अकड़ाव होता है, बंदा बहुत तंग होता है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों पे अमल करें, तो आपको बहुत बेहतर महसूस होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि जब भी आप सस्पेक्ट करें कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है, तो ज़रूर तशख़ीस के लिए डॉक्टर के पास जाएँ। जितनी जल्दी आप डायग्नोसिस कराएँगे, उतनी जल्दी आपका इलाज शुरू होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फ़ॉलो करें अगर आप मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट्स पढ़ना चाहते हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।